हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरा का पूरा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ये चैप्टर 11 है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी। और जब हम बात करते हैं कि हमारे देश के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक के पास एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पड़ी हुई है, तो उसको हम कह देते हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का हमारे देश के पास पड़ा हुआ है। और जब भी हम स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद ए कंट्री की बात करते हैं, तो जितनी भी फॉरेन करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ी होती है, तो उसको हम यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके बताते हैं कि हमारे पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसके बेसिस पे हम डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी के साथ। जिस रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं दैट इज नोन एज ए फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हमने एक यूएस डॉलर चाहिए, तो मान लो हम उसके लिए रुपीज 83 देते हैं, तो 83 रुपीज दे के हम एक यूएस डॉलर को प्राप्त करते हैं। तो दिस इज द एक्सचेंज रेट फॉर गेटिंग वन यूएस डॉलर। एक्सचेंज रेट जो है हमें दो देशों की करेंसी का रेशियो ऑफ एक्सचेंज बताता है। जैसे हमें यूएस डॉलर चाहिए, तो यूएस डॉलर को प्राप्त करने के लिए हमें रुपीज 83 देने पड़ेंगे। इट इज द प्राइस ऑफ ए करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। कि यूएस $1 की कीमत जो है 83 रुपीज, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्रॉथर ने डिफाइन किया है द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर। जैसे हमने एक यूएस डॉलर लेने के लिए रुपीज 83 उसके साथ एक्सचेंज किए। जो एक्सचेंज रेट होता है फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को स्टडी करते हैं, जिसको फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। देखो, जो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के द्वारा इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर डिटरमिन किया जाता है। और ये एक्सचेंज रेट वहां पे स्टैब्लिश होता है जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिमांड क्यों होती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट ज्यादा होगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड लो होगी। तो हमारा जो डिमांड कर्व है दैट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज यूएस, और यहाँ पे हम देखते हैं वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडियन रुपीस कितने देके हम यूएस डॉलर को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ये हमारी डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि R1 पे हमें कम रुपीस, क्योंकि जब रेट जो होता है वो मतलब R1 होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है। जब वो रेट बढ़ जाता है, जैसे हमें ज्यादा रुपीस देके यूएस डॉलर को प्राप्त करना पड़ता है, तो वहां पे जो डिमांड फॉर यूएस डॉलर है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जो डिमांड कर्व है दैट स्लोप्स डाउनवर्ड। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना हायर फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उतनी ही सप्लाई ज्यादा होगी, जितना कम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा उतनी ही सप्लाई कम होगी। तो इसकी जो शेप होती है पॉजिटिव स्लोप होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब R1 है तो उसके अंदर सप्लाई कम है। यहाँ पे ओ एक्सिस पे हम सप्लाई लेते हैं, ओ वाई पे हम रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। जब रेट बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो इसकी जो शेप है वो पॉजिटिव है।
तो रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट कहाँ पे डिटरमिन होता है या पार रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज वहां पे डिटरमिन होता है जहाँ पे डिमांड जो होती है सप्लाई के बराबर होती है। सप्लाई का कर्व जो होता है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। डिमांड का कर्व जो होता है नेगेटिवली स्लोप होता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे जो है हमारी जो है एक्सचेंज रेट डिटरमिन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। ई जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम रेट है वो आर सेट होता है। ओ एक्सिस पे हम डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं, यहाँ पे हम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं। किसी रीजन की वजह से अगर रेट R1 हो जाता है तो वहां पे हम देखते हैं कि सप्लाई जो है ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है OR हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी रीजन की वजह से रेट जो है कम हो जाएगा, OR2 हो जाएगा, तो उस पे हम देखते हैं कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो रेट अपने आप OR एस्टैब्लिश हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इम्पैक्ट ऑफ चेंज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन मोर ऑफ इट डिमांड एग्जिस्टिंग रेट, जब एग्जिस्टिंग रेट पे इसको ज्यादा डिमांड किया जाता है। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग रेट पे जब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रेट पे जब इसकी सप्लाई ज्यादा की जाती है तो इंक्रीज है। डिक्रीज का मतलब होता है कि जब एग्जिस्टिंग रेट पे इसकी सप्लाई पहले से कम हो जाती है तो दैट इज डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो उस वक्त उसको, उस सिचुएशन को हम डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ओ एक्सिस पे हम लेते हैं डिमांड और सप्लाई, इधर लेते हैं रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हमारा ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई कर्व था, ये सप्लाई है और इस बिंदु पे इक्विलिब्रियम होता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ जो हमारा डिमांड है वो इंक्रीज हो गया है, तो अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो R से OR1 हो गया है। तो इंक्रीज इन डिमांड जब होती है तो हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सचेंज रेट, जैसे पहले हमें कम रुपीस देके डॉलर प्राप्त करना पड़ता है, ज्यादा रुपीस देके हमें डॉलर प्राप्त करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं कि हमारे देश की वैल्यू जो है डेप्रिसिएट हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। It referred to situation when domestic currency rupees depreciates or loses of its value in relation to foreign currency, मान लो US डॉलर। जैसे पहले क्या होता था कि हम 70 रुपीज देके एक US डॉलर को प्राप्त करते थे, लेकिन अब हमें क्या है रुपीज 80 देके 1 US डॉलर, पहले से ज्यादा रुपीज देके हमें डॉलर प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, जिसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। देखो, जो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन होता है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से होता है, जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से जो मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन अकर करती है। एप्रिसिएशन अकर करती है जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो जाती है, तो जिसके अंदर हमारा जो कर्व होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये हमारी पहले डिमांड थी, ये वाली। अब हमारी डिमांड पहले से कम हो गई है। पहले हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो R था, लेकिन अब वो जो है डिमांड कम हो गई है, तो रेट जो है OR1 है। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू फॉल इन एक्सचेंज रेट, कि पहले हम ज्यादा रुपीस देते थे, अब हम कम रुपीस देते हैं, और इसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, जब हमारी इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। Refer to a situation when domestic currency appreciates or gains its value in relation to foreign currency,
पहले हम 80 रुपीज देके एक यूएस डॉलर को प्राप्त करते थे, अब हमें कम रुपीज देने पड़ते हैं, अब हम 70 रुपीज देके एक यूएस डॉलर को प्राप्त करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और यहाँ पे हमारा सप्लाई जब बढ़ती है तो सप्लाई कर्व जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इक्विलिब्रियम रेट आर था, अब हमारा जो रेट है ओ आर वन है। पहले हम 80 रुपीज देके यूएस डॉलर को प्राप्त करते थे, अब हमें 70 रुपीज देके एक यूएस डॉलर को प्राप्त करते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है अप्रिशिएट हो गई है। इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू फॉल इन एक्सचेंज रेट, जिसको हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, जिसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा सप्लाई कर्व है ये ओरिजिनल था, मतलब पहले था। अब हमारी सप्लाई पहले से कम हो गई है तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब हमारा रेट पहले आर था, अब ये इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब है कि पहले हम 70 रुपीज देके यूएस डॉलर को प्राप्त करते थे, अब हमें ज्यादा रुपीज देना पड़ता है, तो हमारी जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो गई है। डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सचेंज रेट एंड दिस इज नोन एज ए सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट राइज करता है जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज करती है या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम होती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डेप्रिसिएशन होती है। और जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है, जब डिमांड फॉल हो जाती है या सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से एप्रिसिएशन होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो देखो, जब हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो सिचुएशन ऑफ ए फॉल इन एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट फॉल हो जाता है, अब हमें पहले से कम रुपए जो होते हैं वो देने पड़ते हैं यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे हमें ज्यादा रुपीज देने पड़ते हैं एक यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए। एप्रिसिएशन का जो रीजन है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डेप्रिसिएशन का जो रीजन है डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि पहले जो होता है हम मतलब एक्सचेंज रेट फॉल्स, तो यहाँ पे जैसे हमें पहले 1 यूएस डॉलर को प्राप्त करने के लिए 80 रुपीज देने पड़ते थे, अब हमें 70 रुपीज देने पड़ते हैं। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या है कि पहले हम 70 रुपीज एक यूएस डॉलर को प्राप्त करते थे, अभी हम ज्यादा रुपीज देने पड़ते हैं, 80 रुपीज देने पड़ते हैं। एप्रिसिएशन से ये होता है कि एक्सपोर्ट जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, तो एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाती है, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाती है। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट चीपर हो जाती है तो बढ़ जाती हैं और इंपोर्ट जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है दैट इज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल। तो फिक्स एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट सेट करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है। तो जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, फिक्स एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट सेट करती है उस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। देखो, लेबलिंग मैंने लिखी हुई है तो आप लोग नोट कर लेना। तो ई जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो आर इक्विलिब्रियम रेट, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹70, लेकिन जो गवर्नमेंट है उस रेट को R1 पे फिक्स करती है, हायर पे फिक्स करती है कि 80 रुपीज देके यूएस 1 डॉलर को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है दैट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट
मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है वो इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा होता है। OR इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जहाँ पे हम 70 रुपीज देके एक US डॉलर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेट करती है वहां पे हमें 80 रुपीज देने पड़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो होती है, जिसको डेलिबरेटली जो है गवर्नमेंट लो करती है, और इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट जो होती है रेट ऑफ एक्सचेंज को इक्विलिब्रियम से ज्यादा फिक्स करती है, तो दैट इज नोन एज ए डीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीवैल्यूएशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। Depreciation occur when the value of the domestic currency reduce in the international money market because of the money forces of supply and demand। वहां पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। डिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है डेलिबरेटली जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करती है बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, तो ये डिवैल्यूएशन कहलाती है। इसका जो इम्प्लीकेशन होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा यहाँ पे डीवैल्यूएशन होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पी क्यू है दैट इज द एक्सेस सप्लाई। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है। पी क्यू जो है डी एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट कम है लेकिन गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली उसको ज्यादा रखती है। फिर गवर्नमेंट जो ये पी क्यू एक्सेस सप्लाई है उसको खुद फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको फॉरेन करेंसी जो है परचेज करेगी, और गवर्नमेंट के जो रिजर्व है वो राइज कर जाएंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि जब एक्सचेंज रेट जो है जिसको इक्विलिब्रियम रेट्स के मुकाबले में गवर्नमेंट लो फिक्स करती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है OR जो है यहाँ पे डिटरमिन करती है मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे एक दूसरे के बराबर है, बट गवर्नमेंट जो है उसका रेट जो है R1 फिक्स करती है। इक्विलिब्रियम रेट होता है जहाँ पे हम 70 रुपीज देके US $1 को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है वहां पे हम 60 रुपीज देके US $1 को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली जो है एक्सचेंज रेट जो इक्विलिब्रियम रेट है उससे लो रखती है। तो एक्सचेंज रेट इज सेट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट। तो यहाँ पे हम इसी के अंदर ये देखते हैं कि यहाँ पे जो पी क्यू है ये डिमांड है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसका भी इम्पैक्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे। वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्रिसिएशन। Appreciation of domestic currency occur when the value of the domestic currency rises in the international money market। और यहाँ पे जो राइज होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता। और जो रीवैल्यूएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली जो है एक्सचेंज रेट कम रखती है एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम रेट, और अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को डेलिबरेटली इंक्रीज करती है। तो ये जो होती है रीवैल्यूएशन होती है, और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। जब रीवैल्यूएशन होती है तो एक्सेस डिमांड होती है विच इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पे आरबीआई जो है एक्सेस डिमांड को करती है कि वो अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिलीज कर देती है मार्केट से, तो एक्सेस डिमांड को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है। अगर वहां पे आरबीआई जो है सप्लाई नहीं रिलीज करता तो ब्लैक मार्केट हो सकती है, जिसके लिए आपको जो है डॉलर खरीदने के लिए जो है ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। तो लेस डेवलप कंट्री जो होती है वो रीवैल्यूएशन नहीं करती, वो डेलिबरेटली डीवैल्यू करती है, जिसके अंदर डोमेस्टिक करेंसी को जो है ज्यादा सस्ता बनाया जाता है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी। तो उसके तीन मेन रीजंस हैं। देखो डीवैल्यूएशन जब करती है, जब लेस डेवलप कंट्री डीवैल्यूएशन करती है तो उससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है वो चीपर हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। तो डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज हो जाती है, और जिसकी वजह से जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है तो फॉरेन एक्सचेंज की भी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम एसेंशियल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल होती है तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि एवरी डॉलर के बदले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज्यादा रुपीस मिलते हैं, तो ये जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। फिक्स एक्सचेंज रेट को, जिसको हम टैग्ड एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं,
जहाँ पे करेंसीज वैल्यू जो होती है फिक्स्ड आइदर द वैल्यू ऑफ अनदर सिंगल करेंसी टू ए बास्केट ऑफ अदर करेंसी टू अनदर मेजर ऑफ वैल्यू सच एज गोल्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को जब गवर्नमेंट फिक्स करती है तो इट हैज टू वेरिएंट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है दैट इज द ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे जब दोनों एक्सचेंज रेशो किया जाता है तो गोल्ड के बेसिस पे किया जाता है। गोल्ड इज टेकन एज ए कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री। इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। ईच कंट्री has to define the value of its currency in terms of gold। कि जो अपनी करेंसी है उसको गोल्ड के टर्म्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। The value of one currency in terms of other currency was fixed considering gold value of each currency। तो देखते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक यूके पाउंड लेना है तो उसकी जो वैल्यू है 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। यूएस डॉलर लेना है तो वो है बराबर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 1 पाउंड की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 यूएस डॉलर। इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी इम्प्लाइड गोल्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है इसको यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रेटन वुड में हुई थी यूएसए के अंदर 1944, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश किया गया था। तो इवन व्हेन इट वाज ए फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट तो इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट की गई थी जिसकी वजह से हम इसको एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है तो इसके अंदर जो है डिफरेंट करेंसी जो होती हैं उनको एक करेंसी के अंदर मेजर किया जाता है दैट इज यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर को कोई गोल्ड वैल्यू एट फिक्स प्राइस दी जाती है। तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ वन दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड जो है दैट इज कंटिन्यू टू द अल्टीमेट यूनिट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एनी टू करेंसी। और अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड परमिट करता है तो एडजस्टमेंट हम उनकी कर सकते हैं। और ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो है दैट इज रिप्लेस बाय फ्लेक्सिबल सिस्टम। इस सिस्टम को छोड़ दिया गया था 1977 के अंदर। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है दैट इज गवर्नमेंट डिटरमिन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिमांड और सप्लाई डिटरमिन करती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्केट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन फ्लेक्सिबल के अंदर मार्केट का रोल सिग्निफिकेंट होता है। जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो होती है गवर्नमेंट डेलिबरेटली लो करती है तो इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। एज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लीड्स टू डेप्रिसिएशन जब एक्सचेंज रेट राइज होता है, और जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो एप्रिसिएशन। उसी तरह डोमेस्टिक करेंसी को रेज करती है गवर्नमेंट डेलिबरेटली तो इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। फिक्स्ड एक्सचेंज के अंदर लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल के अंदर नहीं चाहिए होता। जब मैनेज फ्लोट सिस्टम है तो उसके अंदर चाहिए होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर अनसर्टेनिटी जो होती है दैट इज वेरी लो, क्योंकि ये तभी उत्पन्न होती है जब उनको लगता है गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है क्योंकि वो प्राइस जो होता है आए दिन बदलता रहता है। फिर हम देखते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ए सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज मोस्टली डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड। बट गवर्नमेंट जो होती है कि कई बार क्या होता है विद इन द लाइन अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो वहां पे गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करती है ताकि वो विद इन द लिमिट जो है उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। Managed floating is a system of floating exchange rate in which there is occasional कभी-कभी इंटरवेंशन करती है ताकि उसको मैनेज किया जा सके। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक देश की करेंसी की वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा कम हो रही है तो सेंट्रल बैंक जो है मतलब आता है और अपनी करेंसी को बाय करता है ताकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अगर अपनी करेंसी टू स्ट्रांग है तो वो इसकी सेल करना शुरू कर देता है ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए। इन शॉर्ट ए मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट
जिसके अंदर जो एक्सचेंज रेट होता है दैट इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है कि जो करेंसी की वैल्यू के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है स्टेप लेती है। तो मैनेज फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक, ताकि एक्सचेंज रेट जो है उसको मैनेज किया जाए डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर। Managed floating is a tool employed by the central bank to restore the value of the country's currency in relation to other currency within the desired limit. और जब एक्सचेंज रेट मतलब देखो ये मैनेज फ्लोटिंग होती है जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है और ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है। इट इज द मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। As the exchange rate is primarily determined by the forces of supply and demand, उसी तरह इसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट का भी कंपैरिजन होती है। जब एक्सचेंज रेट जो होता है आरबीआई इंटरवेन करती है उसको मॉडरेट करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। जब गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट स्टेबिलिटी और मोबिलिटी ऑफ कैपिटल जो होती है वो बनी रहती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है कि बिजनेस के वहां पे गवर्नमेंट फिक्स होती है तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आती, तो वो सर्टेन होता है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि वैल्यू ऑफ द करेंसी रिमेन स्टेबल, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लेस रिस्क नहीं होता, फ्लक्चुएशन नहीं होती, तो बड़ी आसानी के साथ कैपिटल की जो है मोबिलिटी बनी रहती है। उसी तरह ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब स्टेबल करेंसी होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग पार्टनर जो होते हैं वो ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, उनको पता होता है कि जो वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट है या ट्रेड डील्स है वो करेंसी के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है उससे प्रभावित नहीं होंगी। और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो सेंट्रल बैंक जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। और उसी तरह फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो इससे स्पेकुलेशन नहीं होती, तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए लेस अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से मार्केट इंस्टेबिलिटी नहीं होती क्योंकि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें काफी फ्लक्चुएशन होती है। इसी तरह फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर डिवैल्यूएशन परमिटेड है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है जानबूझ के अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करती है, जिससे हम एक्सपोर्ट चीपर हो जाती हैं, हम फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रखता है क्योंकि अगर प्राइसेस हाई हैं तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट विल रिड्यूस, तो जिससे क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है डीवैल्यू करता है ताकि प्राइसेस जो होती हैं वो। उसी तरह फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डिमेरिट्स के लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट कंट्री नीड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इफ द मार्केट डिमांड्स मोर फॉरेन करेंसी देन द कंट्री कैन प्रोवाइड। तो इसके अंदर क्या होता है कि काफी सारी करेंसी का क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है। फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा या कम होता है, डेविएट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं होती। स्मॉल साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जब रेट ऑफ एक्सचेंज जो है डेट इज फिक्स्ड तो फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं होती, लोग स्पेकुलेशन नहीं लगा सकते, अर्न नहीं कर सकते, तो इस वजह से क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी रुकावट आती है। और उसी तरह डिस्कर्ज वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज रेट फिक्स होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेनिफिट नहीं ले सकते, तो वेंचर कैपिटल भी डिस्करेज होते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट जो है इक्विलिब्रियम रेट नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट नहीं है तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम नहीं होती। उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकती हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर चाहिए होता है कि कंट्री जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को चेक करे, अगर देश के अंदर ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को या फॉरेन करेंसी बोरो करनी पड़ेगी या इसको अपने रिजर्व करने पड़ेंगे, और जिसकी लॉन्ग रन के अंदर काफी अनसस्टेनेबल हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। तो ये एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को प्रमोट करता है। करेंसी जो होती है वो ट्रू मार्केट वैल्यू को दिखाती हैं क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिससे रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन होती है क्योंकि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है कि उनको हमने किस तरह से यूज करना है, इंक्लूडिंग लेबर, कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन होता है। तो यहाँ पे हमें लार्ज रिजर्व जो होते हैं नहीं रखने पड़ते। डज नॉट रिक्वायर लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द गवर्नमेंट। तो मार्केट फोर्सेस जो होती हैं ऑटोमेटिकली जो होती हैं इक्विलिब्रियम रेट को मेंटेन करती हैं। और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ट्रेडिंग कमोडिटी हो सकता है तो लार्ज साइज ऑफ द फॉरेन मार्केट, क्योंकि इसके अंदर ये मार्केट फोर्सेस होती हैं तो इन्वेस्टर जो होते हैं इसके अंदर इसको ट्रेडिंग मतलब कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ द लिक्विडिटी सिंस लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट टेंड टू बी लार्ज, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। वेंचर कैपिटल जो होती है वो भी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल करेंसी इटसेल्फ हैज इमर्ज्ड एज इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे बिजनेस एक्टिविटी होती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वीक करेंसी। तो इससे क्या होता है कि जो वीक करेंसी है वो और ज्यादा वीक हो जाती है। वीक करेंसी को हाईली डेप्रिसिएशन सफर करनी पड़ती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग करेंसीज। और ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट होते हैं वो लार्जर इकोनॉमीज को होते हैं एज कंपेयर टू दी स्मॉलर इकोनॉमीज। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्योंकि मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन होता है तो अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि वॉलेटाइल होता है। एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए बनानी मुश्किल होती है। और इंटरेस्ट रेट के अंदर भी चेंजेस फ्रिक्वेंटली आती है। और जो बायलेटरल एक देश के दूसरे देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ भी वो हो जाती है। और उसी तरह एक्सटर्नल शॉक क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा आती हैं तो डेफिनेटली डोमेस्टिक करेंसी सफर करती है। जब यूएस डॉलर एप्रिसिएट्स इन रिलेशन टू इंडियन रुपीस तो उसके अंदर क्या होता है कि बर्डन ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट जो होती है वो बढ़ जाती हैं। और इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दी, देखो यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स के प्राइसेस कांस्टेंट है बट हमारा जो इंडियन करेंसी है उसके कंपैरेटिवली यूएस डॉलर ज्यादा स्ट्रांग है तो हमें ज्यादा जो हमने पेमेंट्स करनी पड़ती हैं कि पेमेंट यहाँ पे हमें जो है ज्यादा उसके अंदर करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड जो होती है क्यों होती है। वाई डू वी रिक्वायर जो यूएस करेंसी है उसको क्यों चाहिए। तो जैसे हमने इंटरनेशनल लोन जो होता है फॉरेन करेंसी से लिया होता है, जब हमने रीपेमेंट करना होता है तब हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। उसी तरह जब हमने दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमें उसी देश की करेंसी चाहिए। उसी तरह जब हम बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं जैसे मोबाइल फोन है या लैपटॉप की या सर्विसेज की, तो हमें वहां उसकी जो पेमेंट होती है उसी करेंसी में करनी पड़ती है। उसी तरह जो हमारे देश के लोग जो होते हैं दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां पे अगर परचेजिंग करनी है तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। उसी तरह जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ग्रांट्स एंड डोनेशन भेजते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। और उसी तरह बेसिकली क्या होती है कि जब हमने फैक्टर्स की पेमेंट दूसरे देशों में करनी होती है तो हमें पैसे चाहिए होते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर भी अगर हमने दूसरे देशों के अंदर जो है दूसरे देशों की करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे एक्सपोर्ट्स होती हैं तो एक्सपोर्ट का जो वैल्यू होता है वो फॉरेन करेंसी में आता है तो हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी आ जाती है। और उसी तरह जब दूसरे देशों के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने देश की करेंसी में करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। जब दूसरे देशों के नागरिक आते हैं तो हमारे देश में परचेजिंग करते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज पे करते हैं। और उसी तरह जब दूसरे देशों से लोन लिया जाता है तो फॉरेन करेंसी आती है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से
ग्रांट्स और डोनेशंस आती हैं। जब बाहर से जो फैक्टर्स होते हैं उनकी इनकम हमारे देश में प्राप्त होती है और उसी तरह जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वो रेमिटेंस जो है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में करते हैं तो सप्लाई होती है। जैसे नॉन रेजिडेंट मान लो यूएसए में हमारे देश के रेजिडेंट जो है यूएसए में सेटल हो गए हैं, तो वहाँ से वो जो पैसे जो है भेजते हैं, तो वो सप्लाई मानी जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है दैट रेफर टू द मार्केट फॉर नेशन करेंसीज ऑफ डिफरेंट करेंसी इन द वर्ल्ड, जिस मार्केट के अंदर हम करेंसीज सेल और परचेज कर सकते हैं। इट इज ए सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज। बायर जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को बाय करना चाहते हैं और जो सेलर होते हैं वो उनको सेल करना चाहते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड दी हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज वाइटल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेवल एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे एक बिजनेस जो है यूएसए के अंदर अगर वो यूरोप से चीजें खरीद रहा है, तो डेफिनेटली उसको डॉलर को यूरोस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें अगर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो हमें दूसरे देश की करेंसी परचेज करनी पड़ती है ताकि वहां पे हम चीजें खरीद सके, वहां पे हमारे पास परचेजिंग पावर आ सके। क्रेडिट प्रोविजन का मतलब होता है it implies provision of credit in terms of foreign exchange for the export or import of goods and services across different countries of the world। तो यहाँ पे होता है कि जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है उधार जो होता है वो चाहिए होता है। हेजिंग फंक्शन के अंदर क्या है कि जो रिस्क होता है उसको हम जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने एक्सपोर्ट किया है बट हमें लगता है कि जैसे मान लो हमने एक्सपोर्ट किया है और हमें लगता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है आने वाले फ्यूचर के अंदर कम हो सकती है, तो वहां पे हम उस रिस्क को हेज करना चाहते हैं। उसी तरह अगर हमने इंपोर्ट किया है और हमें लगता है यूएस डॉलर आने वाले फ्यूचर के अंदर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हमने यूसेज पे किया है, क्रेडिट पे किया है, जैसे एक्सपोर्ट किया है तो पेमेंट जो है मान लो 2 मंथ्स के बाद आएगी, इंपोर्ट किया है तो 3 मंथ्स के बाद आएगी, मान लो 3 मंथ्स के बाद हमने पेमेंट करनी है और अगर डॉलर एप्रिशिएट हो गया तो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हेजिंग जो है हमें किस तरह से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, स्पॉट मार्केट होती है जिसको हम करंट मार्केट भी कह सकते हैं। फॉरवर्ड मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट होती है जिसके अंदर स्पॉट ट्रांजैक्शन जो हम करंटली ट्रांजैक्शन बाय और सेल करते हैं, उसको हम स्पॉट मार्केट के अंदर जैसे मान लो आज मैंने डॉलर खरीदा है या डॉलर सेल किया है, तो जो आज का प्राइस है वो स्पॉट रेट होगा। इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, ये फ्यूचर डिलीवरीज के अंदर नहीं डील करता। रेट ऑफ एक्सचेंज जो अभी डिटर्मिन होगा, स्पॉट पे ही डिटर्मिन होगा, दैट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉरवर्ड मार्केट होती है जिसके अंदर हमने फ्यूचर डिलीवरी करनी है। दिस मार्केट विच हैंडल्स दिस ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जिसके अंदर जैसे यूएस डॉलर मुझे जैसे अभी जनवरी का मंथ चल रहा है तो मुझे मार्च में चाहिए, तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं दे आर डन टुडे, बट इनको हमने फ्यूचर के अंदर ऑनर करना होता है, कंप्लीट करना होता है। फॉरवर्ड मार्केट जो होती है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के साथ डील करती है, ये स्पॉट ट्रांजैक्शन के साथ नहीं होती। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिटरमिन करते हैं जिसके बेसिस पे फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को हमने करना है। इसके रीजन होते हैं फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हम इस तरह से पढ़ते हैं ताकि हम जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज कर सके और स्पेकुलेटिव गेन का बेनिफिट ले सकें। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जो करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है। फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होती है जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन मतलब जो हमने फ्यूचर में डिलीवरी देनी होती है। ट्रांजैक्शन तो आज की जाती है लेकिन उसकी डिलीवरी जो होती है फ्यूचर में होती है। एक्सचेंज रेट जो होता है आज ही डिटरमिन किया जाएगा जिस वक्त हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट डिटरमिन इन द मार्केट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्यूचर में डिलीवरी करनी है। स्पॉट मार्केट के अंदर हम हेजिंग नहीं कर सकते, रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट के हम अंदर हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं